नमस्कार, स्पोर्ट्स जिंदगी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुनील तनेजा। शुरुआत सुर्खियों के साथ। वार्नर और शॉन एबॉट दूसरे टेस्ट से हुए रूल्ड आउट। सचिन ने कहा, कैच छोड़कर मैच नहीं जीते जाते। बीसीसीआई की अहम एजीएम आज मोटेरा में। और आईएसएल में लीड के बावजूद जमशेदपुर हारा गोवा से। ऑस्ट्रेलिया के सलामी बल्लेबाज डेविड वार्नर और शॉन एबॉट भारत के खिलाफ होने वाले बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच से बाहर हो गए हैं। वार्नर और एबॉट सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में होने वाले तीसरे टेस्ट मैच में टीम के साथ जुड़ेंगे। वार्नर की ग्रोइन की चोट अभी तक ठीक नहीं हुई है। वो इसी कारण पहले टेस्ट मैच में नहीं खेले थे। उन्हें ये चोट वनडे सीरीज में लगी थी। वहीं एबॉट को प्रैक्टिस मैच में ऑस्ट्रेलिया ए की तरफ से खेलते हुए पिंडली में चोट आई थी। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने बुधवार को एक बयान में कहा, वार्नर और एबॉट ने सिडनी में टीम की बायोसिक्योर हब के बाहर अपनी चोटों पर काम किया। दोनों में से कोई भी खिलाड़ी एनएसडब्ल्यू हेल्थ द्वारा बताई गई हॉटस्पॉट में नहीं है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के बायोसिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स दोनों खिलाड़ियों को दोबारा टीम में शामिल होने की इजाजत नहीं देते हैं। फॉर्मर टेस्ट प्लेयर अशोक मल्होत्रा साहब इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। अशोक पाजी, 2 दिन पहले खबर आई थी कि वार्नर का खेलना तय है, लेकिन अब न सिर्फ वार्नर बल्कि एबॉट भी रूल्ड आउट हो गए हैं। ऐसे में क्या टीम के कॉम्बिनेशन पर कुछ फर्क पड़ सकता है? देखिए, पिछला टेस्ट मैच भी दोनों नहीं खेल रहे थे, उसके बिना भी बेहतरीन क्रिकेट खेली है। जहां तक ऑस्ट्रेलिया का सवाल, तो वार्नर की कमी जरूर खलने वाली, क्योंकि एक अच्छी प्रारंभिक जोड़ी, एक अच्छी शुरुआत की जरूरत ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाजी को। लेकिन जहां तक एबॉट का सवाल है, अगर वो फिट भी होते तब भी उनके लिए कोई जगह नहीं थी टीम में, उनके लिए कोई जगह नहीं। तो निश्चित रूप से उनका फिट होना या ना फिट होना, ऐसा लगता नहीं कि वो टीम में आ सकते, क्योंकि जो कहते हैं विनिंग कॉम्बिनेशन में आप ज्यादा बदलाव नहीं करना चाहते। लेकिन इंडियन टीम में कोई बदलाव आप देखते हैं? पिछले मैच में जिस तरह से हमने ऐतिहासिक रूप से सबसे कम टोटल बनाया, खासतौर पे तैयारियां कैसी रही होंगी टीम इंडिया की? देखिए, निश्चित रूप से काफी सोच विचार करना होगा। जो टीम मैनेजमेंट है, उनको एक रीग्रुप करना होगा, अपने आप को नई तरह से शुरुआत करनी होगी। पिछले मैच को बुरे सपने की तरह भूलना होगा। और जहां तक बदलाव की सवाल, निश्चित रूप से प्रारंभिक बल्लेबाज के रूप में आप शुभमन गिल या केएल राहुल को देख सकते हैं। मेरा ये मानना है कि केएल राहुल को ओपन करना चाहिए और शुभमन गिल को 4 पर आना चाहिए। और फिर आपके पास गेंदबाजी में जहां सवाल, नवदीप सैनी और सिराज में आप किसको खिलाते हैं? मेरा ये मानना है कि सिराज, क्योंकि अच्छी आउटस्विंग करते हैं, 4 दिन के मैचेस में उनका बेहतर प्रदर्शन, तो उनके खेलने की संभावना अधिक। और हो सकता है हनुमा विहारी की बजाय रविंद्र जडेजा को आप खेलते हुए देख सकते हैं, क्योंकि उनकी ऑलराउंड भूमिका बहुत बेहतर है। अच्छी बल्लेबाजी की है एक दिवसीय क्रिकेट में, बेहतरीन फील्डर हैं और फिर गेंदबाजी में भी कारगर साबित होते। तो यही 4 बदलाव मेरे को दिखाई देते हैं। और कहते हैं ना कि यू हैव टू गो बैक टू द ड्रॉइंग बोर्ड। और फिर आमतौर पर भारतीय टीम की जब पीठ दीवार से सट जाती है सुनील, तो फिर आमतौर पर बेहतर प्रदर्शन करती है। सचिन तेंदुलकर ने कहा है कि भारतीय टीम को निश्चित तौर पर अपनी फील्डिंग में सुधार की जरूरत है। उन्होंने कहा, कैच ही मैच जिताते हैं और हमें कैच ड्रॉप नहीं करने चाहिए। सचिन ने साथ ही भारतीय बल्लेबाजों को डिफेंसिव होने की बजाय फ्रंट फुट पर खेलने की सलाह दी है। बता दें कि भारत ने पहले टेस्ट मैच की पहली पारी में 6 कैच ड्रॉप किए थे। इसमें मार्क लाबुशाने के 3 और टिम पेन का 1 कैच शामिल था। सचिन ने कहा, पहली पारी में हमने अच्छी बल्लेबाजी की। 244 रन एडिलेड के विकेट पर एक अच्छा टोटल था। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया को 200 रन के अंदर समेटना भी बढ़िया रहा, लेकिन हम दूसरी पारी में यही चीज दोहरा नहीं सके। तीसरे दिन मुझे भारतीय बल्लेबाजों के फुटवर्क में कमी दिखी। टीम इंडिया के बल्लेबाज फुटवर्क की बजाय हाफ फ्रंट फुट और हाफ फुट डिफेंस के साथ खेल रहे थे। सचिन ने कहा, ऑस्ट्रेलियाई पिच पर जरूरी है कि बल्लेबाज फ्रंट फुट पर खेलें। अगर आप डिफेंसिव होकर खेलेंगे तो आप दूर से ही बॉल को हिट करना चाहेंगे और इससे बैट का किनारा लगने का डर होता है। वहीं अगर आप फ्रंट फुट पर और हाथ और पैड के बीच में गैप को कम रखेंगे तो आप बॉल की स्विंग को रोक सकते हैं। सचिन ने कहा कि मुझे लगता है भारत को पहले T20 सीरीज नहीं खेलना चाहिए था। ऐसा इसलिए क्योंकि टीम ने फरवरी से कोई टेस्ट नहीं खेला है। अशोक जी,
न सिर्फ सचिन बल्कि कुछ और दिग्गजों का भी यही मानना है कि T20 के बाद टेस्ट खेलने में समझदारी नहीं है। आप क्या कहेंगे? देखिए, रिदम टूट जाती नहीं, लेकिन आजकल ये मॉडर्न क्रिकेट का ये आपको बोलिए कि हर एक को अपने खेल को लगातार अपने खेल में बदलाव करने होते हैं, चाहे टेस्ट क्रिकेट हो, 2020 हो, वनडे क्रिकेट हो, आपको अपनी मानसिकता में बदलाव करने होते हैं, अपनी सोच में बदलाव करने होते हैं, क्योंकि कैलेंडर इतना टाइट है सुनील, आप भी जानते हैं कि इतना टाइट है कि यहाँ ज्यादा आपके पास मौके नहीं है प्रैक्टिस करने के लिए, कि टेस्ट मैच के लिए अलग तैयारी, वनडे के लिए अलग तैयारी, वो उतना समय नहीं है, खासकर आईपीएल के चलते। आईपीएल काफी समय ले लेता है अंतर्राष्ट्रीय कैलेंडर का। तो मेरे को ऐसा लगता है कि आपको मानसिक रूप से तैयार होना चाहिए, और अगर आपकी मानसिकता उसके चाहे 2020 हो, एक दूसरे क्रिकेट हो या टेस्ट क्रिकेट हो, तो फिर परेशानी नहीं होने जा रही। जो सचिन कह रहे हैं बात में सच्चाई जरूर है, लेकिन वो संभव नहीं। ऑस्ट्रेलियाई ऑफ स्पिनर नेथन लायन मानते हैं कि दूसरे टेस्ट में भारतीय बल्लेबाज उन पर आक्रमण कर सकते हैं और क्रीज से बाहर निकलकर शॉट जमा सकते हैं। लायन ने कहा, हालांकि उनके पास इससे निपटने की रणनीति है। उन्होंने कहा कि जिस तरह का गेंदबाजी आक्रमण हमारे पास है, उसे देखते हुए मेरे खिलाफ आक्रामक होना उनकी एक रणनीति हो सकती है। ये स्पिनर के तौर पर खेलने का हिस्सा है, जहां बल्लेबाज आपके खिलाफ अटैक करते हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय बल्लेबाजों के खिलाफ वो अहम बिंदुओं पर काम कर रहे हैं जिनका खुलासा वो नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि मैंने कुछ चीजें भारतीय बल्लेबाजों में देखी हैं। ये लोग जब निकलकर खेलते हैं तो तकनीक भी बदलती है। लायन से जब पूछा गया कि पुजारा के खिलाफ कोई खास रणनीति है, तो उन्होंने कहा कि यहाँ मैं सीक्रेट्स नहीं बता सकता। जाहिर सी बात है कि पुजारा विश्व स्तर के बल्लेबाज हैं। एडिलेड के खिलाफ उनका प्लान कुछ काम कर गया, लेकिन हमारे पास कुछ और चीजें भी हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की आज अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम में होने वाली एजीएम में आईपीएल में 2 नए फ्रेंचाइजीज को शामिल करने पर फैसला हो सकता है। इसके साथ ही मीटिंग में आईसीसी में इंडिया के नए रिप्रेजेंटेटिव और 3 नए सेलेक्टर्स के सिलेक्शन पर भी फैसला किया जा सकता है। समझा जा रहा है कि बीसीसीआई सेक्रेटरी जय शाह आईसीसी में बोर्ड को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसा कि आप सुन चुके हैं कि बीसीसीआई ने बैठक से 21 दिन पहले सभी एफिलिएटेड यूनिट्स को 23 पॉइंट एजेंडा भी भेजा था। बैठक में बोर्ड के नए वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला के नाम की औपचारिक घोषणा होगी। ये पद महिमा वर्मा के इस्तीफे के बाद से खाली है। ऐसा माना जा रहा है कि मीटिंग में 2 नई टीमों को शामिल कर लिया जाएगा। हालांकि दोनों टीमों को 2022 से ही आईपीएल में खेलने का मौका मिलेगा। 2021 में भी 8 टीमों के बीच में ही मुकाबले कराए जाएंगे। इतना ही नहीं, मेगा ऑक्शन की जगह इस बार भी मिनी ऑक्शन ही होगा। 31 जनवरी को भारत की घरेलू T20 टूर्नामेंट मुश्ताक अली ट्रॉफी खत्म होगी। इसके बाद फरवरी में मिनी ऑक्शन होगा। लीग की शुरुआत अप्रैल के दूसरे हफ्ते से होगी, क्योंकि इंग्लैंड के साथ घरेलू सीरीज मार्च के अंतिम हफ्ते तक चलेगी। पाकिस्तान के ऑलराउंडर शादाब खान चोट के कारण 26 दिसंबर से न्यूजीलैंड के साथ होने वाले पहले टेस्ट मैच से बाहर हो गए हैं। पीसीबी ने कल एक बयान में कहा कि शादाब को मंगलवार को खेले गए तीसरे और अंतिम T20 मैच में जांघ में चोट लग गई थी। पाकिस्तान ने इस मैच को 4 विकेट से जीता था। लेग स्पिनर शादाब का आज एमआरआई स्कैन होगा और फिर इसके बाद ही उनकी चोट को लेकर कोई अपडेट मिलेगा। बॉक्सिंग डे टेस्ट के लिए अब शादाब की जगह जफर गोहर को टीम में शामिल किया गया है। 25 साल के गोहर हैमिल्टन से टीम में जुड़ चुके हैं। उन्होंने 39 फर्स्ट क्लास मैचेस में अब तक 144 विकेट लिए हैं। कप्तान बाबर आजम और इमाम उल हक पहले ही बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच से बाहर हो चुके हैं और टीम की कमान अब मोहम्मद रिजवान संभालेंगे। आईएसएल में कल खेले गए मैच में जमशेदपुर एफसी को लीड लेने के बावजूद गोवा एफसी से हार का सामना करना पड़ा। जमशेदपुर ने 33वें मिनट में स्टीफन ईस के जरिए एक गोल की लीड ली। हाफ टाइम तक जमशेदपुर एक गोल से आगे थी, लेकिन हाफ टाइम के बाद इगोर एंगुलो ने एक के बाद एक 2 गोल करके अपनी टीम को जीत दिलवा दी। उन्होंने 63वें मिनट में पेनल्टी को गोल में बदला और फिर इंजरी टाइम में दूसरा गोल करके पूरे 3 पॉइंट हासिल किए। लीग का अगला मुकाबला अब 26 दिसंबर को खेला जाएगा। अगले 2 दिन क्रिसमस ब्रेक के होंगे। रिपोर्ट अभिषेक झा से।
इंडियन सुपर लीग में कल रात को मुकाबला खेला गया जमशेदपुर बनाम एफसी गोवा के बीच में, और एंगोलो की जितनी तारीफ की जाए एफसी गोवा के इस खिलाड़ी की उतना कम है, क्योंकि 95th मिनट में जब बिल्कुल मुकाबले का आप कहेंगे आखिरी हिट ले रहे थे और हेडर के जरिए उन्होंने गोल कर दिया। ईडू बेडिया का कॉर्नर और एंगोलो का हेडर, और इसी के साथ ही एफसी गोवा की टीम 2-1 से जमशेदपुर के खिलाफ मुकाबला जीतने में सफल हो गई। लेकिन इस मैच को अगर एनालाइज करें तो जमशेदपुर की टीम ने शुरुआती पल में काफी अटैक किया था और उसका उन्हें फायदा भी मिला जब इजी ने 33वें मिनट में गोल करते हुए 1-0 की बढ़त बना ली थी। लेकिन सेकंड हाफ में 63वें मिनट में एक बार फिर से एंगोलो ने पेनल्टी के जरिए गोल किया था, जब सेंटर डिफेंडर ने बहुत ज्यादा फाउल कमिट कर दिया था डी के अंदर, और उसके बाद जब मौका मिला तो एंगोलो ने कोई गलती नहीं की और गोलकीपर को छकाते हुए पहला गोल किया, 1-1 की बराबरी। और फिर आखिरी जो हिट था वो कमाल का था, जिसके दम पर एफसी गोवा की टीम ने जमशेदपुर एफसी की टीम को इस मुकाबले में हरा दिया। अगर पॉइंट्स टेबल पर नजर डालें तो गोवा की टीम इस समय 5वें स्थान पर है, जबकि जमशेदपुर की टीम 6ठे स्थान पर है। 3 भारतीय खिलाड़ियों ने फिडे ऑनलाइन वर्ल्ड यूथ और कैडेट रैपिड शतरंज चैंपियनशिप में अपनी अपनी कैटेगरी में गोल्ड मेडल पक्के कर लिए हैं। महिला अंतर्राष्ट्रीय मास्टर रक्षिता दीक्षित ने लड़कियों के अंडर 16 में, गुकेश ने लड़कों के अंडर 14 में और सरीन ने अंडर 18 के फाइनल में स्वर्ण पदक जीते। अंडर 10 वर्ग में भारत के मृडमय राजखोवा को सेमीफाइनल में हारकर कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। सरीन ने अंडर 18 वर्ग के फाइनल में अर्मेनिया के ग्रैंड मास्टर शॉट सर्जिसियान को हराकर खिताब जीता। रक्षिता ने चीन की सोंग युशिन को मात दी, जबकि गुकेश ने लड़कों के अंडर 14 वर्ग में वोलोदर मुर्जिन को हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। आज का खेलों में खास यहीं तक। स्पोर्ट्स अपडेट्स, वीडियोस और ब्लॉग्स के लिए आप हमारी वेबसाइट sportszindagi.com जरूर विजिट करें। आपकी प्रतिक्रिया के लिए हमारी ईमेल आईडी है connect@sportszindagi.com। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और जुड़े रहें स्पोर्ट्स जिंदगी के साथ।